नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 के लिए यहाँ पर हम इकाई 5 देखेंगे, जिसमें नाम है, पाठ का नाम जो है सवाल बालम के जवाब डॉक्टर कलाम के। अब इस पाठ के पे से आपको कुछ अंदाज़ा लगता है कि ये किसके बारे में है और क्यों? जानते तो आप लोग होंगे ही कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, तो इनके बारे में तो वैसे भी बहुत सारी जानकारियाँ होंगी। वे मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते थे, है ना। और ये जो थे वो केरला के रहने वाले थे। तो यहाँ पर इनके बारे में जो है बालम के जवाब में, मतलब बच्चों के सवाल और जवाब थे कलाम के। तो हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम के बच्चों की बातचीत पर आधारित। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। यहाँ पर जो बताया गया है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम है अब्दुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, ये उनका पूरा नाम है। और जब वे राष्ट्रपति के पद पे थे तब उनकी बात बच्चों के साथ हुई थी। तो बच्चों के जो सवाल थे वह उस दरमियान जब वह अपने राष्ट्रपति के पद पे थे तब की बात है ये। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। वे हमेशा बच्चों की जिज्ञासा देखकर उनके जो सवाल थे उनके जवाब देने के लिए हमेशा वे तत्पर रहते थे। हमेशा वह तैयारी रहते थे कि अगर किसी भी बच्चे ने कुछ भी सवाल उनसे किया हो तो वह उसका तुरंत ही उत्तर देते थे और उसे बड़े प्यार से और अच्छे से वह समझाते थे। अब यहाँ पर देखें तो चित्र में ये दिखाया जा रहा है कि अब्दुल कलाम बैठे हुए हैं और किसी पाठशाला के विद्यार्थी सारे बैठे हुए हैं दल के अंदर, मतलब ग्रुप में, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चे सवाल कर रहे हैं उनसे और वे उनका जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही मनोहर चित्र हमारे सामने डॉक्टर अब्दुल कलाम का है, हमारे राष्ट्रपति जी का है। अब हम यहाँ पर पाठ में आगे देखेंगे तो यह है प्रश्नकर्ता, मतलब प्रश्न करने वाले बच्चे। आर रविंद्र, कक्षा 3, सेट मेंडल्स स्कूल चेन्नई। मतलब यहाँ पर जो कक्षा का आर वीरेंद्र करके तीसरी कक्षा का जो विद्यार्थी है रविंद्र करके, मेटल्स स्कूल का जो चेन्नई में है। तो उनका सवाल यह है, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? ये रविंद्र का सवाल है। तो डॉक्टर कलाम का जवाब है, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। मतलब जब वे 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उनके जो शिक्षक थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर की, उन्हें कुछ बात थी वह याद आई। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी जैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। अब उन्होंने क्या किया, उनके जो शिक्षक थे सुब्रमण्यम शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने, तो उन्हें जो सवाल किया गया था उसका जवाब देने के लिए वे क्या रामेश्वर के समुद्र किनारा था, तट माने समुद्र के किनारे पर ले जाकर उसका जीता जागता उन्होंने क्या उदाहरण दिया। मतलब वहाँ पर उन्हें उस उदाहरण के रूप में उन्हें रियल चीज़ दिखाई, जो उस समय वह जो घटना हो रही थी, जो कार्य हो रहा था, वह उन्होंने उसके उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे वो चीज़ उन्होंने बताई। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। यहाँ पर वह ऐसी घटना को देखकर, ऐसा उदाहरण को देखकर, यहाँ पर क्या है, कलाम के दिमाग में, मस्तिष्क में वह घटना बस गई और वह उन्हें आज तक, जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्हें वह चीज़ हमेशा याद रही। इसी से मुझे आगे विज्ञापन
विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली और इसीलिए फिर ये सब घटनाएं देखने के बाद उनको विज्ञान पढ़ने की रुचि हुई और प्रेरणा मिली। उन्होंने विज्ञान में फिर और ज़्यादा खोज और जो ढूंढना उन्होंने शुरू कर दिया। दूसरा सवाल था, यहाँ पे प्रश्नकर्ता थे सयूर मकर कक्षा 5 का जो विद्यार्थी है वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर का रहने वाला था। वह उसका सवाल था बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। जब हम छोटे होते हैं तब उस समय हमें कौन सी भाषा को अधिक महत्व देना चाहिए, तो उस भाषा के बारे में हमें कैसे जानना चाहिए। यहाँ पर यह किसका है, सयूर मकरम का सवाल है। तो जवाब है हमारे कलाम जी का, अब्दुल कलाम जी का। मैंने स्वयं माध्यमिक कक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। मतलब उनकी जो मातृभाषा थी कलाम जी की, उसी मातृभाषा में उन्होंने जो माध्यमिक कक्षा है, मतलब वह उन्होंने 10वीं कक्षा जो थी वहाँ तक उन्होंने अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई की। कॉलेज और उससे मतलब 10वीं 12वीं कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की कक्षा संस्थाओं में हुई। फिर उन्होंने क्या किया, जो कॉलेज है जिसे हम कहते हैं विश्वविद्यालय है ना, तो यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं, और बाकी जो संस्थाएं हैं जिनसे उन्होंने पढ़ाई की वो उन्होंने फिर अंग्रेजी माध्यम से की। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। मतलब उनका ऐसा मानना था कि हम दूसरी भाषाओं पे ज़्यादा जोर देने के बजाय हम अपनी मातृभाषा में भी पढ़ सकते हैं और हमें उस अपनी मातृभाषा का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सही सोचता है। जो भी व्यक्ति युवा होता है, मतलब जो भी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, युवावस्था में, तो उसे अपनी मातृभाषा में ज़्यादा समझ आती है, वो ज़्यादा सोचता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके घर में मातृभाषा का प्रयोग होता है, मातृभाषा बोली जाती है। इसलिए यहाँ पर वे क्या बताते हैं अब्दुल कलाम जी कि ज़्यादा हमें अपनी मातृभाषा में ही पढ़ना चाहिए, या हमारी सोच भी उसी में होती है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होते हैं और हम उसी लिए अपनी मातृभाषा में जो भी जवाब देना है या सोचना है या बताना है उसी में हमें आसानी रहती है और हम अच्छे से समझ सकते हैं या समझा सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसमें कोई दो बात नहीं है, दो राय भी नहीं है। ये बात सही है, गलत नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। और देखें तो हमें यहाँ पे वैश्विक स्तर पे, मतलब विश्व के स्तर पे, दुनिया में हमें एक दूसरे का संपर्क करना है तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। और जब हमें अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान होगा, उसका संपर्क होगा, तभी हम निरंतर जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हम जानना चाहते हैं, वह हम अच्छे से जान सकते हैं। अब तीसरा सवाल यहाँ पर एक प्रश्नकर्ता जो है अर्श पटेल जो था, कक्षा 5 का, चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई से था वह विद्यार्थी। तो उसका यह सवाल है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए। वह अब्दुल कलाम से पूछता है, डॉक्टर से। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जवाब है, जब आप युवावस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। मतलब जब आप 10वीं पढ़ लें, है ना, 10वीं में आए और उसके बाद से वो आपकी युवावस्था शुरू हो जाती है, 11वां 12वीं कक्षा जो है, और फिर हम कॉलेज में जो जाते हैं तो उसी समय हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना, हमें सोच लेना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या बनना है, हमें कौन से फील्ड में जाना है, हमें क्या पसंद करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें ज्ञात होना चाहिए। हमेशा कुछ बड़ा सोचो और हमेशा हमें कुछ बड़ा ही सोचना चाहिए। हमारी सोच अगर बड़ी होगी तो हमारे हौसले भी बड़े होंगे। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। जैसे ही आप सोचो कि हम क्या बनना चाहते हैं, उसी तरह आपकी जैसी सोच है, आपका जो एम है, जो आप चाहते हो वो बनने के लिए, तो आपको क्या करना, उस दिशा में आपको अपना जो कार्य है, अपना काम है, अपनी पढ़ाई, अपनी लगन है, वहाँ पर प्रारंभ कर देनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत
करनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि जो तोड़ मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, मतलब यहाँ पे कहते हैं कि तुम इतनी मेहनत करो जी जान से कि जो जो आप आगे बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। जैसे जैसे आप एक के बाद एक पड़ाव हासिल करते जाओगे, वैसे जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, उनका सामना आपके सामने आता जाएगा। हर तरह की जो बाधाएं हैं, कठिनाइयाँ, उनका सामना आपको करने के लिए हमेशा जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और तैयार रहना पड़ेगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा और आपके अंदर जो दृढ़ साहस, चाहे कुछ भी हो जाए, जो मैंने सोचा है, जो मेरी कल्पना है, जो मैं बनना चाहता हूँ, उसके लिए हर जी से जी जान तोड़ के मेहनत करनी होगी और उसका सामना करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। मतलब जो भी समस्याएं होंगी, उन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए, उन समस्याओं से लड़ने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखना होगा और हमेशा जीत हासिल करनी होगी। मतलब उसमें से कैसे निकल के सही रास्ते से रास्ता निकाल के सफल होने की तैयारी रखनी पड़ेगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह ज़रूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित रहो और तभी आप क्या होगे, जीवन में सफल हो पाओगे। और आपके पास जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, उतनी ज़्यादा आपको कठिनाइयों से लड़ने का और समझने का रास्ता मिल सकेगा। प्रश्न करता है यहाँ पर आगे का प्रश्न है, चिराग जैन कक्षा 7 बॉम्बे कैम्ब्रिज अंधेरी पश्चिम मुंबई से हैं। यहाँ पर जो सवाल करता जो विद्यार्थी हैं कक्षा 7 के हैं, वह कहते हैं, उनका ये सवाल है, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। यहाँ पर उन्होंने सवाल बहुत ही अच्छा किया है कलाम जी से। तो यहाँ पर डॉक्टर कलाम बताते हैं, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देना। मतलब 2020 जो अभी चल रहा है, इसमें हमें क्या करना है, एक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना है। विकासशील चुनौतियां जो भी होंगी और यहाँ पर 1 अरब करोड़ जो नागरिक हैं, जो यहाँ की जनता है, उनके चेहरे पे क्या मुस्कान होनी चाहिए। ऐसा हमें क्या बनाना है, राष्ट्र बनाना है। यही राष्ट्र के सक्षम सबसे बड़ी चुनौती है और राष्ट्र के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा प्रश्न आगे का देखेंगे हम। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडकर कक्षा 7 डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय मंडाल मुंबई से है। इनका प्रश्न यह है, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। मतलब आपकी दृष्टि में, मतलब आप जो देखते हैं, आप क्या सोचते हैं कि साहस की परिभाषा आप बताइए मुझे कि उसकी क्या व्याख्या है। तो कलाम जी बताते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। यहाँ पर उन्होंने सही बताया कि हम अपने बारे में सोचे बिना, अपनी जान की परवाह किए बिना अगर कोई सामने वाला व्यक्ति संकट में है, तकलीफ़ में है, परेशानी में है, तो उसे किस तरह से बाहर निकालना है, किस तरह से बचाना है, ये बहुत ज़रूरी है। तभी सही मायने में हम क्या बन सकते हैं, साहसी। संकट और तकलीफ़ों मुसीबतों से लड़ने के लिए हमें सही मार्ग और हौसला मिलता है। आगे का प्रश्न है, प्रश्नकर्ता बढ़ता है, तरुण पटेल कक्षा 8 स्वामी नारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन से है। इनका सवाल, ये लंदन के हैं। अब इनका सवाल यह है कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। मतलब हम प्रवासी भी हैं और भारत के प्रति हमारा जो गर्व है, ऐसी भावना को हम अपने अंदर कैसे विकसित करें, मतलब कैसे लेकर आएं। तो जवाब यहाँ पर जवाब यह है डॉक्टर कलाम का, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक वृद्ध भारतीय परिवार का अंग है। मतलब भारत का जो भी व्यक्ति है, मूल है, वो कहीं भी रहे, किसी भी जगह रहे, पर वो भारत का एक अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करना चाहिए। मतलब उसे जो यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की सभ्यता है, उस पर वो उसको विरासत के रूप में मिली है। तो इन सब चीज़ों पे उसे क्या करना चाहिए, गर्व करना चाहिए, फ़ख्र करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए।
सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। मतलब सबसे बड़ी सौभाग्य की ये बात है कि कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, कोई भी देश में हो, कहीं भी हो, पर आप अपनी मातृभूमि से जुड़े हैं, अच्छे से अपनी मातृभूमि के बारे में जानते हैं, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के त्यौहार, यहाँ की परंपराओं को, तो अपनी बात पर उन्हें गौरव करना चाहिए। उन्हें ये अपने आप पे प्राउड फील करना चाहिए कि हम भारतीय हैं और हमें भारत के जो संस्कार, जो हमारी विरासत में जो हमें वहाँ की मिली है संस्कृति से, मातृभूमि की, वो हमारे अंदर बहुत बड़ी बात है। और अब लोगों के सामने इस चीज़ को दबाना नहीं चाहिए, उन्हें बताना चाहिए और अपने देश के बारे में बताना चाहिए। प्रश्नकर्ता सत्यम कक्षा 10 जिला स्कूल मुंगेर के रहने वाले हैं। इनका यह सवाल है, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी रास्ते के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है यहाँ पर, जो सत्यम करके जो विद्यार्थी है 10वीं कक्षा का, मुंगेर का है। तो यहाँ पर डॉक्टर कलाम बताते हैं कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये भी हमारे राष्ट्र से अभिन्न अंग है। मतलब हमारे ये जो किसान हैं, मजदूर हैं, जो कलाकार हैं, जो दस्तकारी करते हैं, वे सब क्या हमारे राष्ट्रीय के अभिन्न अंग है। अगर वो है तो हमारा राष्ट्रीय, हमारा देश विशाल है, हमारा देश खुशहाल है, हमारा राष्ट्रीय उतना गौरव प्राप्त कर सकता है, अपने आप पे फख्र कर सकता है, प्राउड फील कर सकते हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है और राष्ट्रीय सेवा के लिए उन सभी का सहयोग और हाथ एक समान है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। हर व्यक्ति को अपने क्षेत्र में, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो इंजीनियर हो, कोई भी हो, पर अपने अपने क्षेत्र में उन्हें खूब उन्नति करना चाहिए, खूब जानकारी होना चाहिए, हर एक चीज़ की उन्हें जानकारी होनी चाहिए और कैसे उसको आगे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें उनके अंदर होनी चाहिए। अब यहाँ का अगला प्रश्न है, रोहित चतुर्वेदी कक्षा 11वीं इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा के हैं। इनका सवाल है कि आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? यहाँ पर इस बच्चे ने जो सवाल पूछा है वो बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में यहाँ पर कलाम जी का चित्र भी है और बच्चों का, और उसके साथ वहाँ की जो स्कूल की जो है प्राध्यापिका है उनका भी है। तो उसका जवाब डॉक्टर कलाम इस प्रकार देते हैं कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। अगर हमारे देश का विकास होगा, प्रगति होगी, तभी जो देश में जो बढ़ रही संख्या है, जो वृद्धि से जो लोग बढ़ रहे हैं, वो उसके लिए एक अचूक औषधि के रूप में है, तभी हम उस वृद्धि को रोक सकेंगे। वे एक दवा या औषधि के रूप में हम उसका प्रयोग कर सकेंगे। इसमें जन शिक्षा, विशेष कर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। मतलब जनसंख्या के साथ साथ जन शिक्षा भी होना चाहिए और उसमें विशेष ये होना चाहिए कि स्त्री शिक्षा की भी बात शामिल होनी चाहिए, जिससे कि क्या है, स्त्री अगर शिक्षित होगी, स्त्री सब कुछ जानती होगी, तो वृद्धि जो बढ़ रही है जनसंख्या की, वो निरंतर उस संख्या में वृद्धि होने से बच सकती है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है और इससे यह जागृति मिलती है कि अगर छोटा परिवार है, सुखी परिवार है, सही में सारी सुख सुविधाएं, सारी फैसिलिटी उनको मिल सकती है और ये बात सच्ची है और हम भी इस बात को मान्य रखते हैं। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। अब यहाँ पर बताया कि भारत के जो है क्या है कि 2020 में जो मिशन है, मतलब जो उन्होंने सोचा है कि यह उनका कार्य होना चाहिए, तो उसमें रोजगार का जो पर्याप्त अवसर है वो युवाओं को मिलना चाहिए और उन्हें मिलना ही होगा। ऐसा सुलभ अवसर 2020 में आएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे। मतलब 2020 में देखा जाए तो जो ग्रामीण में जो लोग रहते हैं, गाँवों में जो रहते हैं, तो बड़ी संख्या में वहाँ भी उनके लिए उद्योग और धंधे भी स्थापित मतलब शुरू किए जाएंगे,
जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे और जिससे क्या है कि रोजगार प्राप्त करने के जो अवसर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर होंगे, लोगों को मिलेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। उनका कहा था किसने? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने। प्रश्नकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा से है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? मतलब यहाँ पर उसने जो बात की वो भी बहुत अच्छी की है कि आपको ऐसा क्यों लगता है डॉक्टर कलाम कि भारत विकसित राष्ट्र 2020 में बन जाएगा? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम का जवाब है, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है, 1 अरब से ज़्यादा है जो भारत की संख्या है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। मतलब जब जो 54 करोड़ लोग हैं वो 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। जब वे 25 साल के होंगे और युवा बनेंगे तब ये हमारी राष्ट्रीय की शक्ति के रूप में आएंगे, क्योंकि ये नव भारत का निर्माण करेंगे जिससे हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश को ये आगे ले जा सकते हैं। आपको 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। मतलब यहाँ पर वे कहते हैं कि 2020 में राष्ट्र के परिवर्तन, मतलब राष्ट्र के अंदर जो बदलाव आएगा उसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रचुर, मतलब बहुत सारे तरीके हैं और ऐसे प्राकृतिक साधन भी हमारे पास है जिसकी सुनियोजित, मतलब उसकी पहले से ही योजना उपलब्ध करके रखी हुई है, फैसिलिटी बना के रखी हुई है कि 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। मतलब जो 54 करोड़ अभी जो बाल थे जब उन्होंने कहा था तब से कि अब तक 2020 में वह 54 करोड़ जो बच्चे थे वो युवा अवस्था में आएंगे और जो पढ़ लिख कर आने वाले देश का जो भविष्य है उसके लिए वह निश्चित करेंगे और उसके हिसाब से उसमें देश का जो विकास होगा, वो राष्ट्र का विकास होगा, वो एक परिवर्तन के रूप में सफल होगा। पूरा राष्ट्र क्या होगा? सफल होगा। उनकी सोच, नई सोचें, नई तकनीकी, नई सुविधाएं, सारी चीज़ें नई आएंगी। आगे का प्रश्न करता है, यह पूछता है कि एक कार्तिक कक्षा 12 का अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु का है और इसका सवाल यह है कि कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं। आप आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? यहाँ पर सवाल बहुत बढ़िया पूछा है कार्तिक ने कि जवाब डॉक्टर का ये है कलाम का कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। मतलब अगर आपकी स्थिति नहीं भी है और समस्या बहुत सारी है और आपको उसको पार करना है उस पड़ाव के, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि स्कूल में जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें अच्छा प्रदर्शन, हमें खूब अच्छे से पढ़ना है, खूब अच्छे मार्क्स लाना है, जिसके वजह से हम आज जिसे स्कॉलरशिप बोलते हैं, शिष्यवृत्ति बोलते हैं जिसे, वैसी छात्रवृत्ति भी हमें मिल सकती है कि जिससे हमें पैसों की सहायता मिल सकती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी और फिर ऐसा होगा कि साथ में बैंक भी हमें ऋण, मतलब स्टूडेंट लोन, विद्यार्थी लोन जो मिलती है वह भी हमें मिल सकती है। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है और जीवन में जब भी ऊंचा लक्ष्य जो भी व्यक्ति निर्धारित करता है, सोचता है, लक्ष्य बनाता है, तब उसके सामने बहुत सारी बाधाएं, मुसीबतें और कठिनाइयाँ आती हैं और जिसका उसे डटकर मुकाबला करना पड़ता है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा और हमें बहुत ही मेहनत करनी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा, और इन मेहनत के साथ साथ उत्कृष्ट अच्छे से अच्छे कार्य करने होंगे कि जिससे इन सब चीज़ों को कठोर हमें क्या पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। चाहे कितने भी विघ्न आ जाए, चाहे कितनी भी बाधा आ जाए, तकलीफ़ें, मुसीबतें, कठिनाई आ जाए, पर उन सब चीज़ों से हमें लड़ना चाहिए, ना कि हमें उससे हारना नहीं चाहिए।
आगे का प्रश्न है, मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल मतलब AICT अमृतापुरी के हैं और उनका सवाल यह है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए। यहाँ पर उन्होंने पूछा है अब्दुल कलाम से। तो अब्दुल कलाम जी का कहना है कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा एवं निस्वार्थ भाव से ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। अब हमें यहाँ क्या है देखना है कि भाई तुम एक जिम्मेदार राजनीतिज्ञ होने के बावजूद भी तुम्हें हर बुरी चीज़ से दूर रहना है, अपनी नीतियाँ खुद बनानी है, अपने नियम कायदे कानून खुद बनाने। जिस तरह से महात्मा गांधी ने हिंद छोड़ो आंदोलन जो छेड़ा था उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने, तो उन्होंने अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश सरकार को यहाँ से उसके विरुद्ध लड़ा था और उन्होंने उसमें क्या सफलता प्राप्त की थी। इसी तरह हमें भी सत्य और अहिंसा का ही मार्ग निस्वार्थ भाव से उसी को लेके चलना चाहिए और हमें इसी तरह लड़ना चाहिए। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। तो हमें क्या है कि वर्तमान में जो बीत गया वो भूतकाल है, जो चल रहा है वो वर्तमान काल है। तो इस वर्तमान काल में जो तुम्हारे साथ क्रियाएं हो रही, जो समय चल रहा है, उसी में राजनीतिक के जो यज्ञ हैं उनके मतलब राजनीतिज्ञों के सामने, जो राजनीतिक के बड़े बड़े लोग हैं उनके सामने जो कठिन परिस्थितियां हैं उससे उन्हें डरना है, उसकी पारदर्शी कार्यों में मार्गदर्शन देना है। मतलब उस कार्य को जानना है, परखना है, समझना है और फिर उसमें जो सही जो राय है, जो सही रास्ता है वो उन्हें देना है और बताना है और रास्ता दिखाना है। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। मतलब जो गरीबी की रेखा के नीचे 26 करोड़ जो परिवार, जो व्यक्ति जी रहे हैं, उनके लिए भी हमें क्या है, कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए कि जिससे उन्हें भी गरीबी की रेखा के नीचे ना जिए, उनको भी सुख सुविधाएं सारी मिल सके, ऐसा हमें करना होगा। प्रश्नकर्ता श्री नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई से है। इनका यह कहना है, इनका यह सवाल है कि रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। अब यहाँ पे लक्ष्य पाने के लिए महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है रक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ पे डॉक्टर कलाम का कहना है कि विजन 2020 में रक्षा अनुयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। मतलब उनके बारे में सोचा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है और राज्य की जो सुरक्षा, पूरे राष्ट्र की जो सुरक्षा करना है उसके बारे में भी उन्होंने बात करना वो ज़रूरी है, वो भी एक हमारे राष्ट्र का अंग है। सशस्त्र सेनाओं से नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब हम जो देखें तो पुलिसकर्मी है जो सेना में जो अब भर्ती होती है तो उसमें हमें स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए, उनको उसमें भर्ती करना चाहिए और उनको जो शस्त्र चलाने की जो विद्या दी जाती है उसमें भी उन्हें बराबरी पे रखना चाहिए। हमें कोई भी उनके बीच में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त हैं और ऐसे देखो तो तीनों सेनाओं में आज देखो वायुसेना, जल सेना और थल सेना, तीनों सेनाओं में अगर देखें तो महिलाएं अधिकारियों में सबसे ज़्यादा नियुक्त हैं, सबसे ज़्यादा आगे हैं, पुरुष से भी आगे महिलाएं कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय कक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती हैं। अब देखिए तो राष्ट्र की रक्षा के लिए वे अपनी वृद्धि करना चाहें तो महिलाएं उच्च स्तरीय स्मारक में भी बहुत सारा गुण अपना कार्य दे रही हैं, उपकरणों में भी
जैसे कि स्पेस शटल लेके जाना, कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाकर आई हैं, ठीक है, मंगलयान गया है जिसमें भी महिलाओं ने बहुत सारे कार्य किए हैं। तो यहाँ पर महिलाएं हर क्षेत्र में अपना सहयोग और कार्य भारत के लिए, अपने राष्ट्र के लिए दे सकती हैं। प्रश्नकर्ता जोधपुर दौर पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न है जोधपुर से कि प्रश्नकर्ता जोधपुर दौरे पर, जब कलाम जी जोधपुर गए थे वहाँ पर दौरे पे, तब एक बच्चे ने उनसे सवाल किया था कि डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया ये प्रश्न है कि क्या हम अतिवृष्टि व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते हैं। सवाल फिर से सुने, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते हैं? तो कलाम का जवाब है, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, पर कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। मतलब देखा होगा कि मंच पर जब हम एक बड़ा सा मंच बनाते हैं और उस पर एक बड़ी सी कुर्सी होती है, पर आज देखो कि इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी नहीं है, तो आने वाले समय में ये सारे जो अनावश्यक खर्च हैं, जो फिजूल खर्च है, जो ज़रूरत के नहीं है, वो सारे खर्च आने वाले भविष्य में आप देखोगे कि ये सब नहीं होंगे। अब यहाँ पर आपका ये पाठ खत्म होता है और हम यहाँ पर इसके शब्दार्थ देखेंगे। तो शब्दार्थ में पहला शब्द है जीवन, जिसका अर्थ होगा जीवित या जीता जागता। दूसरा है मातृभाषा, मतलब माँ या परिवार की भाषा। तीसरा है वैश्विक, जिसका अर्थ है समानार्थी विश्व संबंधी। चौथा है वृहद, जिसका समानार्थी है बड़ा या महान या भारी। पांचवा है विरासत, जिसका अर्थ है धरोहर। छठा है दस्तकार, जिसका अर्थ है शिल्पकार। आगे का शब्द है दरकार, जिसका अर्थ है जरूरत। इसके आगे का शब्द है उत्कृष्ट, जिसका अर्थ है उत्तम या श्रेष्ठ। आगे का शब्द है विधन, जिसका अर्थ है बाधा या अड़चन। आगे का शब्द है पारदर्शी, जिसका अर्थ है जिसके आर पार देखा जा सके। कांच के गिलास में जब हम पानी रखते हैं कांच के बर्तन में, तो जिसको हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है ना। बहुगुण गुणक, जिसका अर्थ होगा बहुत अधिक या उसका होगा संख्या में। आगे का शब्द है निष्ठा, जिसका अर्थ है श्रद्धा या विश्वास। इसके आगे का शब्द है अनुत्पादक, जिसका अर्थ है जो उत्पन्न ना करे। आगे का शब्द है अति विशिष्ट, जिसका अर्थ है बहुत महत्वपूर्ण। आगे का शब्द है सामरिक, जिसका अर्थ है समर या युद्ध से संबंध रखने वाला। आगे का शब्द है ढांचा। आगे का शब्द है खाका, जिसका अर्थ है ढांचा, नक्शा, मसौदा, आलेख। मतलब ये समानार्थी शब्द हैं जिनका एक ही अर्थ होता है। इसके बाद का शब्द है प्रचुर, मतलब पर्याप्त। तो यहाँ पर आपका जो पाठ है सवाल बालम के और जवाब डॉक्टर कलाम के, इसका जो अभ्यास है वो हम अगले पीरियड में देखेंगे। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों।